नमस्कार, स्वागत है आपका चेतन भारत लर्निंग पर। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की कक्षा में हम संसद के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और आज उसी से जुड़ा एक अति महत्वपूर्ण विषय संसदीय समितियों के बारे में। और अगर हम खासकर प्रारंभिकी परीक्षा के बारे में बात करें तो लगातार इस बिंदु से सवाल आते ही रहते हैं। समझने की कोशिश करेंगे ये संसदीय समिति की अवधारणा क्या है और साथ में कुछ अति महत्वपूर्ण संसदीय समितियों का अध्ययन करेंगे। शुरुआत करते हैं संसदीय समितियों की अवधारणा से और आखिर इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। एक तो समितियों के बारे में अगर आपको हमारे शुरुआती दौर की कक्षाएं याद हैं तो जब हम संविधान सभा के द्वारा संविधान के निर्माण के अध्ययन कर रहे थे तब भी हमने देखा था कि संविधान सभा के अंदर समितियां बनाई गई थी और अलग अलग समितियों को संविधान के अलग अलग बिंदु पर कुछ इस तरह का जो ड्राफ्ट है वो बनाने के लिए कहा गया था कि आप जाइए और के मौलिक अधिकारों के बारे में लिख के लाइए। किसी और समिति को कह दिया गया आप नागरिकता के ऊपर जो प्रावधान संविधान में होंगे इसके बारे में लिख के लेके आइए। तो संविधान सभा आपस में समितियों में बंट गई थी और समितियों के द्वारा वो काम करके लाते थे, जिससे संविधान सभा का संयुक्त रूप से बहुत सारा जो समय था वो बच पाया और बहुत बेहतरीन तरीके से और ज़्यादा दक्षता और कुशलता के साथ संविधान का निर्माण किया जा सका। अब जब हम आते हैं आज की संवैधानिक जो हमारी व्यवस्था है जिसमें हम संसदीय व्यवस्था को अपनाते हैं तो संसद के जो कार्य हैं और ये कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है। संसद को बहुत तरह के काम करने होते हैं और जो समय है संसद के पास वो एक सीमित समय होता है। हम अब तक ये जान चुके हैं कि सत्रों के माध्यम से काम किया जाता है और इसमें हम प्रश्नकाल जानते हैं, शून्यकाल जानते हैं और फिर जो दिन का एजेंडा होता है उसमें किस तरह से बहुत सारे कानूनों के ऊपर चर्चा विचार विमर्श किया जाता है और फिर उनको पास करने की प्रक्रिया की जाती है। इसके अलावा जो भी देश और समाज से जुड़े मुद्दे हैं उनके ऊपर भी विचार विमर्श किया जाता है। अब इतने सारे काम, एक तो पहले काम ज़्यादा हैं और जो समय है वो बहुत सीमित है और दूसरा संसद के अंदर बहुत सारे कार्य इस तरीके के हैं जिनके लिए आपको किसी कार्य क्षेत्र में कुशलता चाहिए, आपको कुछ एक्सपर्ट जानकारी होनी चाहिए किसी मुख्य विषय के बारे में। जैसे आज हमारी जो संसद है वो चाहे तो नाभिकीय जो ऊर्जा है उसके बारे में बात करेगी। इसके अलावा जो डिजिटल मीडिया है, इंटरनेट की दुनिया है, साइबर की दुनिया, इसके ऊपर कानूनों का निर्माण करने का काम करती है। और बहुत सारा जैसे हम देखते हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में नवीनतम ऊर्जा के स्रोतों को बनाया जा रहा है लगातार। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम ये जानते हैं कि किसी कार्य क्षेत्र की दक्षता या उसकी गहन जानकारी होना ज़रूरी है। अब कई बार जो हमारे सांसद महोदय हैं और पूरे आदर के साथ हम कहते हैं कि उनके पास किसी कार्य विशेष क्षेत्र की दक्षता शायद ना हो, उस तरह की पढ़ाई उन्होंने ना की हो। अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि अगर सारा जो संसद है वो किसी एक काम पर और उसमें जिसकी कुशलता भी सांसद होगी नहीं, अगर उसी पर अपना समय देने लग जाएंगे तो फिर बहुत सारा समय व्यर्थ गवा लिया जाएगा। अब हम दो प्रमुख बिंदुओं पर खड़े हैं। एक, संसद के जो सदन हैं इनके काम बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा व्यापक भिन्न भिन्न तरीके के काम करने होते हैं और उन कामों में कई बार कुछ ऐसे होते हैं जो किसी कार्य विशेष क्षेत्र में कुशलता वाले कार्य हैं, तो उनकी कुशलता दक्षता सांसदों के पास कई बार नहीं होती है। अब उन्हीं कामों को ज़्यादा कुशलता और दक्षता के साथ करने के लिए हम अवधारणा लेके आते हैं संसदीय समिति का। तो जो संसदीय समिति है ये संसद के सदनों को अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता उपलब्ध कराती है, जिससे समय और जो ऊर्जा है सांसदों की, संसद के सदनों की, उसका बचाव किया जा सके और सही दिशा में उस ऊर्जा को लगाया जा सके। आगे देखते हैं तो क्या परिभाषा हो सकती है हमारी संसदीय समितियों की। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी याद रखेंगे कि संविधान के अलग अलग प्रावधानों में संसदीय समिति का जिक्र तो आता है परंतु कोई भी अनुच्छेद नहीं बनाया गया है जिसमें संसदीय समिति के गठन या संगठन की बात की गई हो। तो कोई भी अनुच्छेद ऐसा नहीं जहां पर सीधे तौर पर संसदीय समितियों को संवैधानिक स्थिति दी गई हो, पर हाँ कहीं कहीं पर जिक्र मिलता है। और जो बाकी सारा जो आपकी संसदीय समितियों को बनाने का काम है, इनके गठन संगठन की बात है, इनके कार्यशक्ति की बात है, कार्यक्षेत्र की बात है, वो ज़्यादातर जो हमारे संसद के सदन हैं यहाँ पर नियमों के द्वारा उसको नियमित किया जाता है। दूसरा, क्या परिभाषा हो सकती है, क्या अर्थ हो सकता है एक संसदीय समिति का। तो एक तो संसदीय समिति है तो ज़्यादातर इसके जो सदस्य होते हैं वो सांसद महोदय होते हैं। वो किसी एक सदन से भी हो सकते हैं, वो दोनों सदनों से भी हो सकते हैं और साथ ही ये सदन के द्वारा या तो नियुक्त की जाती है
कि जो सदस्य हैं वो यहाँ पर मनोनीत कर दिए जाएंगे या संसद के द्वारा निर्वाचित की जाती है, और यह काम किसकी अध्यक्षता में हो रहा होता है? अध्यक्ष या सभापति। तो जो भी राज्यसभा के सभापति या फिर लोकसभा के अध्यक्ष, उनकी अध्यक्षता में ये सारा काम किया जा रहा होता है, और साथ ही यह अध्यक्ष या सभापति के निर्देशन में कार्य करता है। और इसके आगे जब ऐसी समिति अपनी रिपोर्ट देते हैं, वो वार्षिक रिपोर्ट हो सकती है, तो ये वापस सदन में ही जमा कराते हैं। तो या तो लोकसभा में जमा कराएंगे अध्यक्ष के पास, या फिर राज्यसभा में सभापति जी के पास जमा कराएंगे। और आगे चलें तो लोकसभा या राज्यसभा द्वारा सचिवालय की सहायता भी इन समितियों को मिलती है। भाई बहुत सारा लिपिक कार्य भी होगा, बहुत सारा रिकॉर्ड इनको रखना होगा, तो उसके लिए संसद द्वारा सचिवालय की सहायता भी इन समितियों को उपलब्ध कराई जाती है। और यह भी याद रखें कि अपनी जो रिपोर्ट है, खास बात यह याद रखेंगे कि अध्यक्ष या सभापति को ही प्रस्तुत करते हैं, ताकि संसद के पटल पर, सदन के पटल पर उन रिपोर्टों को रखा जा सके, सभी को इनके कार्यों के बारे में अवगत कराया जा सके। आगे देखते हैं वर्गीकरण। दो तरह का वर्गीकरण है। एक होती हैं स्थायी समितियां। स्थायी समितियों से हमारा अभिप्राय यह है कि यह सारा साल काम करती रहेंगी। मतलब हो सकता है कि एक साल के लिए यदि कोई जो आपकी संसदीय समिति है वो चयनित है, तो एक साल बाद उसमें नए सदस्यों का चयन कर लिया जाएगा, पर वह समिति लगातार काम करती रहेगी, उसको कभी भी हटाया नहीं जाएगा। यहाँ पर निरंतरता के आधार पर जो भी समितियां काम करती हैं उनको हम स्थायी समिति कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, या फिर विभागीय स्थायी समितियां हैं। 24 इस तरह की समितियां हैं, और साथ ही जांच करने वगैरह के लिए कुछ समितियां बनाई जा सकती है। तो हमें एक वर्गीकरण ये समझना होगा कि स्थायी समितियां जिसमें सदस्य आते जाते रहेंगे, वो बदलते रहेंगे, ज्यादातर सालाना तौर पे बदलेंगे, वार्षिक तौर पर, लेकिन ये समितियां लगातार अपना काम करती रहेंगी। और इसी के साथ फिर कुछ होती हैं तदर्थ समितियां। तदर्थ समितियां जो किसी खास समय पर किसी खास विषय वस्तु के ऊपर काम करने के लिए बनाई जाती हैं, जिसको हम अंग्रेजी में एडहॉक कमेटी कह देते हैं। तो यहाँ पर यह है कि इनको ये अस्थायी रूप से काम करती हैं, पहली बात। और दूसरा, जो सौंपे गए कार्य हैं उनको पूरा करने के बाद यह अस्तित्व में नहीं रहती हैं। तो एक खास कार्य इनको दिया जाएगा कि आप ये कार्य कीजिए, इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट पेश कीजिए। वो जितने भी दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, उसके बाद इन समितियों का अस्तित्व खत्म कर दिया जाता है। तभी ये तदर्थ समितियां हैं, ये अस्थायी तौर पर हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने देखा कि बोफोर्स अनुबंध पर एक संयुक्त समिति बनाई गई थी। जब ये हुआ कि बोफोर्स तोपें जो खरीदी गई थी राजीव साहब के टाइम पर, कि उनमें कुछ घोटाला हुआ है, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उसकी जांच करने के लिए बनाई थी, बाद में खत्म कर दी गई। ऐसे ही उर्वरक मूल्यों के निर्धारण पर भी एक संयुक्त समिति बनाई गई थी। या फिर अगर जैसे अभी एक मांग को हम देख लें कि कुछ महीने पहले हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई, जो एक संस्था है, और उन्होंने अडानी जो कंपनी है उसके ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं कि जी इन्होंने सरकार के साथ मिली भगत करके अनुचित तरीके से अपनी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की है, और जो शेयर है उनके दाम जो उनके हैं उनको बढ़ाने की कोशिश की है अनुचित तरीके से। अब इस पर विपक्ष ने गहरा आघात किया था। राहुल गांधी जी खुद लोकसभा में काफ़ी बोलते रहे इसके बारे में, सीधा मोदी जी के ऊपर आरोप लगाते रहे कि आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और जो कारोबारी हैं, और खासकर एक कारोबारी, ये अनुचित लाभ उठा रहे हैं अपने सरकारी संबंधों का। अब इसके ऊपर विपक्ष की एक मांग ये थी कि एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई जाए। संयुक्त संसदीय समिति से हमारा मतलब ये है कि एक ऐसी समिति जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही सदस्यों को सदस्यता दी जाएगी। अब वो कितने सदस्य होंगे, क्या, क्योंकि तदर्थ समिति है तो उसी वक्त यह निर्णय लिया जा सकता है जब ये बनाई जाएगी। और साथ ही जो हम अडानी समूह की जांच के लिए तदर्थ समिति का विपक्ष की मांग है, जो इसका उदाहरण ले रहे हैं, अगर ये बनती, हालांकि सरकार ने इस मांग को नहीं माना, अगर ये बन जाती तो एक तो खास समय पर बनाई जा रही है कि भाई कोई आरोप लगे हैं किसी कंपनी के ऊपर, उसकी जांच, और उन्हें जो सौंपा गया कार्य है, तो इस तदर्थ समिति का कार्य बस इतना होता कि अडानी समूह के ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगे हैं उनकी जांच करें, उसकी एक रिपोर्ट दे दे, और उसके बाद इस अस्थायी समिति को खत्म कर दिया जाता। तो इस तरह के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि तदर्थ समितियों का क्या कार्य होगा। आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि हमारी परीक्षा के संबंध में कौन कौन सी समितियां हैं जो हमें महत्वपूर्ण तौर पर पढ़नी होंगी। इनमें सबसे पहली है
लोक लेखा समिति, और हम खास ध्यान रखेंगे वित्तीय समितियों के बारे में, क्योंकि जो हमारा पाठ्यक्रम है या जो प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर इन समितियों के संदर्भ में ही पूछे जाते हैं। हाँ, यदा कदा समसामयिकी के आधार पर यदि कोई और समिति समसामयिकी में महत्वपूर्ण हो जाए तब उससे प्रश्न आ सकते हैं। और हाँ, इसमें हम स्थायी समितियों की बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त अस्थायी समिति या तदर समिति कोई इतनी महत्वपूर्ण काम कर भी नहीं रही है। तो वही समसामयिकी में अगर ऐसी कोई बना दी जाए, जब भी आपका कोई एग्ज़ाम आपके पास हो, तब हम उसका अध्ययन कर सकते हैं, अन्यथा हमें इन समितियों के बारे में अध्ययन करना होता है। अब हम समझेंगे सबसे पहले वित्तीय समितियां, मतलब इनका जो कार्यक्षेत्र है ये वित्तीय मामलों के बारे में है, पैसे के लेन देन या पैसे के आकलन के बारे में कुछ ऐसा इनका कार्यक्षेत्र रहेगा। और सबसे पहले सबसे पुरानी जो वित्तीय समिति के तौर पर भी जानी जाती है वो है लोक लेखा समिति, अंग्रेजी में कहा जाता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अब सबसे पुरानी होने की वजह भी यह है कि 1921 में पहली बार इसको स्थापित किया गया था, और जो भारत सरकार अधिनियम आया था 1919 उसके तहत इसको स्थापित किया गया था, और तब से लगातार ये समिति बनाई जा रही है। आज़ादी के बाद भी हमने इस प्रथा को कायम रखा है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, और याद रखेंगे 22 सदस्यों में 15 आते हैं लोकसभा से और 7 आते हैं राज्यसभा से, मतलब ये एक संयुक्त समिति के तौर पर काम करती है। अच्छा, ये भी अवधारणा समझ लेते हैं कि किस तरह समितियां बनाई जाती हैं। एक तो दोनों सदनों से तो हैं ही लोक लेखा समिति के अंदर, इसी के साथ यह भी कोशिश की जाती है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं जिनको प्रतिनिधित्व मिला है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, ऐसी कोशिश की जाती है कि मुख्यतः सभी राजनीतिक दलों से कुछ ना कुछ नेताओं को इसमें जगह दी जाए। जैसे अगर 15 सदस्य लोकसभा से आएंगे तो ये 15 के 15 सत्तारूढ़ दल के नहीं होने चाहिए। तो कोशिश करेंगे, जैसे इस वक्त का संगठन है जो हमारा लोकसभा है उसके अंदर, कि चलिए 3 सदस्य बीजेपी से ले लेते हैं, तो 2 कांग्रेस से ले लेते हैं, एक तृणमूल कांग्रेस से ले लेते हैं, एक समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी। इस तरह से विभिन्न विभिन्न राजनीतिक दलों से कोशिश की जाती है कि ये 15 मेंबर आएंगे, और ऐसे ही प्रयास किए जाते हैं राज्यसभा से भी, ताकि जितने भी राजनीतिक दल हैं जिनको संसद के सदनों में प्रतिनिधित्व मिला है, लोगों ने उनको चुनकर भेजा है, उन सभी राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व मिल सके इस लोक लेखा समिति के अंदर भी। मैं अनआधिकारिक तौर पर यह कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं लग रहा कि एक छोटी सी संसद और बना ली है संसद के बीच में से ही, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के भी सदस्य हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों के भी सदस्य हैं। हाँ, ये हमें अपने पेपर में नहीं लिखना है कि एक छोटी सी संसद बना ली है, यह कोई सही जो है शब्दयुग नहीं है इसको परिभाषित करने के लिए, लेकिन हम समझने के लिए ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा भी कहा जाता है इन संसदीय समितियों के बारे में कि एक छोटी सी संसद बना ली जाती है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं अनआधिकारिक तौर पर कह रहा हूं, आधिकारिक तौर पर ये बात नहीं कह रहा हूं। तो ऐसा हम समझने के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं, लिखने के लिए नहीं। हम परीक्षा में ऐसा नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो 15 और 7 लोग आ चुके हैं, कुल 22 लोग हैं, और हम समझ चुके हैं सभी राजनीतिक दलों के मेंबर इसमें हैं। और हमें फैक्ट ये याद रखने हैं कि सभी जो सदस्य हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, ये आपस में से ही चुनते हैं लोकसभा लोक लेखा समिति के सदस्यों को। जैसे लोकसभा में जब ये 15 लोग चुने जाएंगे तो लोकसभा के जो सांसद हैं वो आपस में से एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा और साथ में आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा इन मेंबरों को, इन सदस्यों को चुनते हैं लोक लेखा समिति के अंदर। तो यह हमें यह तथ्य जरूर याद रखना है कि नामांकित नहीं है, ये मनोनीत नहीं किए जाएंगे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, वरन जो लोकसभा है और राज्यसभा है ये आपस में से इन सांसदों को एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा तथा जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व है इसके द्वारा चुनते हैं। ये चयनित संस्था है। आगे देखते हैं, और सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा, यह याद रखना है। कई बार जो हमारे राज्य स्तर के प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें कुछ इस तरह का संशय उत्पन्न करने की कोशिश की जाती है कि सदस्यों का कार्यकाल तो 1 साल, परंतु जो इसके अध्यक्ष होंगे उनका कार्यकाल 2 वर्ष, ऐसा कुछ कथन यदि आता है तो संशय में नहीं जाना है। सदस्यों का और जो इसके अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। यह अलग बात कि ज़्यादातर सदस्यों को 1 साल के बाद पुनः चुन लिया जाता है, उन्हीं को चयनित कर लिया जाता है, इस तरह की प्रथा ज़रूर है, परंतु जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष का होगा। और याद रखें, कोई भी मंत्री वो कभी भी इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, और जो इसके अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जो भी समिति के सदस्य हैं उन्हीं के बीच में से। और 1967 से हमारी एक जो संसद की प्रथा है उसके द्वारा
लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सदा विपक्षी जो राजनीतिक दल हैं उनमें से किसी एक को बनाया जाएगा। तो इसमें सत्तारूढ़ दल के जो सदस्य होंगे, सांसद होंगे, उनमें से इसका अध्यक्ष नहीं लगाया जाएगा। जो विपक्षी दल यहाँ पर जिनको चयनित किया गया है उनमें से किसी एक को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा। जैसे इस वक्त हम बात करें तो कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी अध्यक्ष हैं लोक लेखा समिति के। और आगे देखते हैं कि इसके कार्य क्या हैं। अच्छा, कार्य हम कथनों के रूप में तो समझ ही लेंगे जो हमें प्रारंभिकी में पूछे जा सकते हैं, परंतु उसको सामान्य रूप से जान लें कि इसका कार्य क्या है। तो हम भारत के जो नियंत्रक और मुख्य लेखा परीक्षक हैं उस संस्था के बारे में जानते हैं। वो क्या कार्य करते हैं? वो सरकार के खातों की जांच करते हैं। भाई बजट आता है, उसके बाद जब बजट का जो वार्षिक सत्र है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं वो आते हैं और खातों की जांच करते हैं। सरकारी विभागों के मतलब जो उनके विनियोग खाते हैं, वित्त खाते हैं, उनकी जांच करते हैं कि जो सरकार का पैसा इनको बजट के माध्यम से मिला था वो ठीक तरीके से खर्च किया गया है या नहीं किया गया है। अब उसकी जांच रिपोर्ट आती है, पहले तो वो राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं, राष्ट्रपति जी के माध्यम से वह आती है सदन के अंदर और सदन में दी जाती है लोक लेखा समिति को। हम आगे इसको तकनीकी रूप से और भी समझेंगे। और अगर हम इस वक्त लोक लेखा समिति की बात करें तो जो निरीक्षक हैं, लोक महालेखा निरीक्षक हैं, उनकी 2 रिपोर्ट जो सरकारी विभागों के विनियोग खाते पर और वित्त खातों पर है वो सौंप दी जाती है लोक लेखा समिति को। तो जो महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट है उसका निरीक्षण करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए हमने बना रखी है लोक लेखा समिति। इसका मतलब सरकारी विभागों द्वारा जो भी खर्चा या आमदनी की जा रही है वित्त वर्ष के दौरान उसकी जांच करने के लिए लोक लेखा समिति है। सामान्य रूप से हमें ये याद रखना होगा। अब यही बात कथन के माध्यम से कैसे प्रारंभिकी में आ सकती है, तो कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के विनियोग खातों और वित्त खातों को लोकसभा के समक्ष रखे गए किसी भी अन्य खातों की जांच करना। ऐसे किसी भी अन्य खाते की जांच कर सकते हैं। वो ज़्यादातर महालेखा परीक्षा जो महालेखा निरीक्षक हैं उनकी रिपोर्टों के पर आधारित है। साथ ही विनियोग खातों और उस पर जो हमारे महालेखा परीक्षक हैं इनकी ऑडिट रिपोर्ट की जांच करते समय समिति को खुद को किन बिंदुओं पर संतुष्ट करना होता है, वह बिंदु हो सकते हैं संवर्धित धनराशि लागू सेवा या प्रयोजन के लिए कानूनी रूप से उपलब्ध थी या नहीं थी। इसी के साथ व्यय जो किया गया है क्या उसी प्राधिकारी के अनुसार किया गया है, उसी के द्वारा किया गया है जिसको नियंत्रण दिया गया था किसी भी व्यय को करने के लिए। साथ ही प्रत्येक पुनर्वियोजन से संबंधित नियमों को अनुसार किया गया है या नहीं किया गया है। तो यह सब कथन के रूप में, तकनीकी कथन के रूप में हमसे प्रारंभिकी में पूछे जा सकते हैं। परंतु सामान्य रूप से हमें याद रखना है कि जो भी महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्टें हैं उनको सही तौर से जांच करना और उसके ऊपर अपनी एक रिपोर्ट संसद में पेश करना, यह है लोक लेखा समिति का कार्य। आगे देखते हैं तो सीमाएं और आलोचनाएं क्या हैं इसकी। तो सीमाएं और आलोचनाएं ये हैं कि एक तो ये व्यापक नीतिगत प्रश्नों के संबंध में कोई जांच नहीं कर सकते हैं, कोई रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो सरकार की व्यापक नीतियां हैं उनके ऊपर प्रश्न उठाना इनका काम नहीं है। और दूसरी तरफ ऐसा कहा जाता है कि ये सिर्फ पोस्टमार्टम जांच का काम कर रहे हैं। पोस्टमार्टम किस तरह से? देखिए, जो बजट के दौरान पैसा आया था वो तो मंत्रालय और विभागों ने खर्च कर ही दिया है। उसके बाद महालेखा परीक्षक वो अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। तो पहले तो वही पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं और इसके बाद जब उनकी रिपोर्ट राष्ट्रपति कार्यालय से संसद पहुंचती है और फिर लोक लेखा समिति के पास आ रहे, तो ये तो पोस्टमार्टम का भी पोस्टमार्टम कार्य कर रहा है। खर्चा तो हो चुका है, वित्त वर्ष गुजर चुका है, अब वापस जाके उन चीज़ों को ठीक नहीं किया जा सकता। हाँ, आप उनकी कमियां जरूर संसद को बता सकते हैं। आगे, प्रशासन के दिन प्रतिदिन के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो ना तो व्यापक नीतिगत प्रश्नों पर कोई ये प्रश्न उठा सकते हैं और ना ही जो भी प्रशासन है या प्रशासनिक संस्थाएं हैं उनके दिन प्रतिदिन के मामलों के संदर्भ में भी कोई हस्तक्षेप लोक लेखा समिति नहीं कर सकती है। आगे चलें तो इनकी सिफारिशें सिर्फ परामर्शी हैं, मतलब कोई बाध्यकारी नहीं है इनकी रिपोर्ट। अगर यह पकड़ भी लें कि किसी मंत्रालय, किसी विभाग ने अपने खर्चों में अनियमितताएं बरती हैं, तो उन अनियमितताओं के परिप्रेक्ष्य में यह किसी तरह की सज़ा नहीं बता सकते हैं। कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है लोक लेखा समिति की रिपोर्टों पर। मतलब जो अंतिम फैसला लेना होता है वो सरकार को ही लेना होता है। तो सिर्फ परामर्श के तौर पर अपनी रिपोर्ट देंगे और साथ ही जो विभागों द्वारा व्यय को अस्वीकार करने की शक्ति भी इनमें निहित नहीं है। मतलब
यदि कल को ये रिपोर्ट में या जांच में पकड़ लें कि किसी विभाग ने अनियमितताएं बरती हैं, तो फिर क्या यह लोक लेखा समिति कोई ऐसे आदेश जारी कर सकते हैं कि उस विभाग को जो पैसा दिया जाएगा किसी बजट के दौरान उसको रोक लिया जाए या किश्तों में दिया जाए? ऐसा कोई शक्ति इनके पास मौजूद नहीं है। आगे देखें तो ये कार्यकारी निकाय नहीं है और इसीलिए यह आदेश जारी नहीं कर सकती। आदेश देने की शक्ति नहीं है इनके पास, सिर्फ किन्हीं अनियमितताओं को ये चिन्हित करके अपनी रिपोर्ट में संसद को अवगत करा सकते हैं। आगे चलें तो प्राक्कलन समिति, अब यह एक अन्य महत्वपूर्ण समिति है और इसको सतत अर्थव्यवस्था समिति भी कहा जाता है। तो हम देखेंगे कि सतत रूप से ये कैसे काम करती है। सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर इसकी उत्पत्ति का हम पता करेंगे, कब इसकी स्थापना पहली बार हुई, तो 1921 में एक ऐसी समिति, पर इस नाम से नहीं थी, वो थी स्थायी वित्तीय समिति। तो उसके जैसा ही काम कुछ इस समिति को भी सौंपा गया है। परंतु आज़ाद भारत में यह समिति जब पहली बार बनाई गई तो हमारे प्रथम जो वित्त मंत्री थे जॉन मथाई, तो उनकी सिफारिशों पर 1950 में पहली बार इसका गठन किया गया था। इस समिति के अंदर कुल 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सिर्फ लोकसभा से चयनित होते हैं। राज्यसभा को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है प्राक्कलन समिति के अंदर। तो सिर्फ लोकसभा के जो सदस्य हैं वो आपस में से उसी तरह से जैसे एकल हस्तांतरणीय मत है और साथ ही में आनुपातिक प्रतिनिधित्व है, उसके आधार पर सदस्यों को प्राक्कलन समिति में चुनते हैं। परंतु सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य होंगे इसके अंदर। और साथ ही जैसे हमने अभी लोक लेखा समिति में देखा था कि अध्यक्ष विपक्षी राजनीतिक दल से होंगे, यहाँ पर सत्तारूढ़ दल के किसी सांसद को ही, जो लोकसभाई सांसद होगा, उसको अध्यक्ष बनाया जाएगा प्राक्कलन समिति के अंदर। और साथ ही यह तो सुनिश्चित यहाँ पर भी किया जाता है कि चाहे आप सदस्य सिर्फ लोकसभा से ले रहे हैं, परंतु लोकसभा में जितने भी राजनीतिक दल हैं कम से कम सबको प्रतिनिधित्व मिल सके, जहां तक संभव हो, यथासंभव तरीके से सभी राजनीतिक दलों को जो लोकसभा में उपस्थित हैं जिनके प्रतिनिधि, उनको यहाँ पर प्रतिनिधित्व मिले, इसको सुनिश्चित किया जाता है। तो वही तरीका कि कुछ सदस्य आप बीजेपी से, तृणमूल कांग्रेस से या फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या जो भी कोई और राजनीतिक दल है उनसे लिए जाएंगे। और आगे देखते हैं कि अवधि 1 वर्ष की है, यहाँ पर भी 1 वर्ष के लिए ही सदस्यों और अध्यक्ष को चुना जाएगा। साथ ही मंत्री को इस समिति का सदस्य नहीं बनाया जाएगा, यह नियम बनाया हुआ है। और इसके अलावा प्राक्कलन समिति को सतत अर्थव्यवस्था समिति के रूप में भी वर्णित किया जाता है। तो देखते हैं आखिर ऐसा क्या कार्य करती है जिससे इसको सतत अर्थव्यवस्था समिति भी कहा जाता है। तो हम फिर से वही करेंगे कि ठीक है, हम कथन के तौर पर भी इसका अध्ययन कर लेंगे, परंतु सामान्य तौर पर हमें यह जानना होगा कि आखिर कार्य क्या करती है। तो कार्य इसका यह है कि हर साल जब बजट में अलग अलग मंत्रालयों को या विभागों को जो अनुदान दिया गया है बजट के रास्ते, जो पैसा दिया गया है खर्च करने के लिए, तो एक बार जब बजट पास हो जाता है, जब अनुदानों की मांगों को पारित कर दिया जाता है लोकसभा से, फिर आता है प्राक्कलन समिति का कार्य। तो बजट के पास हो जाने के बाद यह प्राक्कलन समिति आएगी और अनेकों अनेक मंत्रालयों या विभागों से जो भी किसी कार्य के ऊपर, किसी स्कीम के ऊपर, किसी सेवा के ऊपर वो पैसा खर्च कर रहे हैं, उन कार्यों, सेवाओं और उसके संबंध में जो अनुदान दिए गए उसकी जांच करते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए भारत का ग्राम विकास मंत्रालय है, अब इसके अधीन चल रही है नरेगा योजना। तो नरेगा योजना में जैसे 2023-24 के बजट में 60,000 करोड़ रुपया दिया गया नरेगा के ऊपर सालाना खर्च करने के लिए, इस साल, इस वित्त वर्ष में खर्च करने के लिए। तो अब प्राक्कलन समिति उदाहरण के तौर पे क्या काम करेगी, श्रम मंत्रालय से कहेगी कि ठीक है भाई, हम आपके जो ये नरेगा के ऊपर आपको अनुदान दिया गया है इसकी जाँच करते हैं। अब वो बजट के सारे कागज़ और जो नरेगा के कागज़ हैं वो इसकी जांच करना शुरू करेंगे। कितने लाभार्थियों को चिन्हित किया गया है इस वित्त वर्ष में जिनको नरेगा का लाभ मिलेगा, क्या उनको 100 दिन का कार्य दिलाने के लिए ये 60,000 करोड़ काफ़ी है या नहीं है। और उससे भी महत्वपूर्ण ये कि इस 60,000 करोड़ का किस तरीके से उचित उपयोग किया जाए जिससे जो भी हमारी योजना के उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति हो सके। मतलब बजट में जो पैसा दिया गया है उसका यथोचित तरीके से किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हमें मिल सकें। मतलब यह बताती है जो हमारी प्राक्कलन समिति है किसी भी मंत्रालय विभाग को कि आपको किसी भी योजना के लिए, किसी कार्य या सेवा के लिए जो पैसा मिला है इसका इस्तेमाल आप किस तरीके से कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। अब
इस कार्य करने के लिए कथनों के तौर पे क्या हो सकता है, यह भी कह सकते हैं कि आप कुछ संगठन में सुधार करें, या फिर दक्षता और नीतियों के साथ संरेखित आप प्रशासनिक सुधार करें। अब कई बार जब हमें प्रारंभिकी में प्रश्न आता है तो हम ऐसी चीज़ों को कई बार संशय में पड़ जाते हैं कि भाई ठीक है, ये तो ये बताती है ना कि जो बजट में शामिल अनुमान हैं और जो सार्वजनिक व्यय है इसमें किफ़ायत कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किफ़ायती तरीके से कैसे पैसा खर्च कर सकते हैं, और पैसा खर्च करने के बाद अधिकों अधिक लाभ किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस संबंध में प्रशासनिक सुधार ये कैसे बताती होगी। लेकिन इस बात को समझिए कि प्रशासनिक सुधार भी ये जो बताती है वो इसी दिशा में बताती है कि अगर आप कोई प्रशासनिक सुधार करते हैं तो उससे आप अपने व्यय में किफ़ायत ला सकते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से आप उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जो एक मुख्य बिंदु याद रखना है वो ये है कि प्राक्कलन समिति प्रशासनिक सुधारों का भी सुझाव दे सकती है और साथ ही प्रशासन में कार्यकुशलता एवं किफ़ायत लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव दे सकती है। मतलब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि नरेगा जो योजना है, जो पहले इसके द्वारा जो पैसे दिए जाते थे मजदूरी के रूप में मजदूरों को, तो उसको पहले पंचायतों के द्वारा भी लाने की कोशिश की या किसी और माध्यम से। उसके बाद जनधन खाते खुल गए और बैंकों से जाना शुरू कर दिया। तो एक वैकल्पिक नीति क्या हो सकती है कि भाई जनधन खाता आप उसका इस्तेमाल करें, ताकि जो बीच में अगर आप किसी बिचौले को रखते हैं वो हो सकता है कि मजदूरों का पैसा खा जाए, उन मजदूरों को पूरा ना दे। तो इस तरह से आप सीधे खातों में डालिए, इससे जो आपका व्यय है यह कार्यकुशलता के साथ भी होगा और साथ ही किफ़ायत वाला जो हम इसमें एक मुख्य उद्देश्य रख रहे हैं वह भी पूरा हो सकता है। फिर इसके अलावा इसका कार्य यह भी है कि जांचना क्या धन अनुमानों में निहित नीति की सीमाओं के भीतर अच्छी तरह से निर्धारित किया गया है, और साथ ही संसद में प्राक्कलन प्रस्तुत किए जाने के रूप का भी सुझाव देती है। अब आगे देखते हैं, यह एक आलोचना का भी बिंदु हो सकता है, परंतु इसके कार्य क्षेत्र का भी एक बिंदु है। अब है एक प्राक्कलन समिति जिसके 30 सदस्य हैं, पर आप देखें कि कितने सारे मंत्रालय और उसके अधीन कितने सारे विभाग और उसमें ना जाने कितनी सेवाओं को लागू किया जा रहा है। तो प्राक्कलन समिति के पास इतना समय नहीं होता है कि हर मंत्रालय की हर जो अनुदान दिए गए हैं उनकी ये जांच करके मंत्रालयों को कुछ सुझाव दे सके। तो असल रूप में यह है कि हर वर्ष यह कुछ मंत्रालयों के, कुछ विभागों के कुछ अनुदानों को चुनती है और उनके ऊपर अपनी रिपोर्ट देती है। तो जो बजट का ज़्यादातर हिस्सा है उसके ऊपर यह अपनी रिपोर्ट पेश नहीं करती है। याद रखेंगे, हर वित्तीय वर्ष में सिर्फ कुछ विभागों के अनुदानों की मांगों के ऊपर यह अपनी रिपोर्ट पेश करती है। और साथ ही यह दायित्व नहीं है इस समिति का कि वह एक वित्तीय वर्ष के संपूर्ण प्राक्कलनों की जांच करे। संपूर्णता के साथ जांच करना इसका दायित्व नहीं है। तो ये अपनी मर्जी से कुछ विभागों के कुछ सेवाओं को चुन लेते हैं, जैसे अभी हमने श्रम मंत्रालय के अंदर नरेगा का उदाहरण किया। तो ऐसे ही बाल विकास कल्याण मंत्रालय में जाएंगे और उनके किसी एक सेवा को चुन लेंगे। तो इस तरह से अलग अलग विभागों से कुछ सेवाओं को चुनकर उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट देने का कार्य करते हैं। आगे चलते हैं तो सीमाएं और आलोचनाएं क्या हैं। जैसे एक सबसे पहले इसके हमने कहा है कि सतत अर्थव्यवस्था समिति भी है, क्योंकि जब पैसा खर्च हो रहा है उसी दौरान ये अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इनकी भी एक गहन आलोचना है कि कर तो ये भी पोस्टमार्टम जैसा ही काम रहे हैं। तो पोस्टमार्टम जैसा काम क्या कि एक तो ये प्राक्कलन समिति अपना काम तभी शुरू कर सकती है जब बजट में अनुदानों की मांगों को पारित किया जा चुका है। तो पैसा तो पहले ही पास हो चुका है, भारत की संचित निधि से वो पैसा अनेकों अनेक मंत्रालय पर पहुंचना शुरू हो चुका है, वो अपना खर्चा शुरू कर चुके हैं। उसके बाद में यह आती है और फिर सुझाव देती है कि आप कैसे बेहतर तरीके से पैसा खर्च कर सकते हैं। तो तब तक तो बहुत सारा पैसा खर्च होना शुरू भी हो चुका होता है या किया जा चुका होता है। तो एक तो पोस्टमार्टम जैसा तरीका ये काम कर रहे हैं, और दूसरा याद रखेंगे कि सिर्फ कब ये काम शुरू कर सकते हैं, अनुमानों की जांच कब कर सकते हैं, जब बजट पास हो चुका हो, उससे पहले ये कार्य नहीं कर सकते हैं। और साथ ही संसद द्वारा निर्धारित नीति पर ये कोई प्रश्न नहीं उठा सकते हैं, नीतिगत प्रश्नों से ये संबंध नहीं रखते हैं। इसके अलावा ये भी परामर्शी हैं। एक तो याद रखेंगे, सभी
जो हमारी संसद समितियां हैं ये सभी परामर्शी रूप की हैं। इनके जो रिपोर्टें हैं उसके अंदर जो भी बिंदु उन्होंने उठाए हैं वो बाध्यकारी नहीं होते हैं सरकार या मंत्रालय के ऊपर। तो परामर्शी हैं, सरकार की मर्जी है, मानना है तो माने या तो ना माने। और जैसे हमने बात की थी कि एक इनका जो आलोचना है, गहन आलोचना, वो ये भी है कि हर साल में केवल कुछ चुनिंदा मंत्रालयों और विभागों की जांच करता है। इसी के साथ इनके पास नियंत्रक या महालेखा परीक्षक के जैसे विशेषज्ञ की सहायता का अभाव है। जैसे इससे पहले हमने लोक लेखा समिति देखी थी। लोक लेखा समिति हमने देखी थी कि जो महालेखा परीक्षक है उनकी रिपोर्टों की जांच कर रहे हैं, तो उस जांच के संबंध में वह महालेखा परीक्षा का जो कार्यालय है उससे किसी तरह की सहायता ले सकते हैं। भाई महालेखा परीक्षा की जो रिपोर्ट है वो तो पूरी तरह से तकनीकी रूप से लिखी गई हुई। अब जो हमारे सांसद महोदय यहाँ बैठे हैं वो ज़रूरी तो नहीं कि उनको वित्तीय मामलों की तकनीकी जानकारी भी हो या आर्थिक मामलों की तकनीकी जानकारी हो, तो वो महालेखा परीक्षक से सहायता ले सकते हैं। इसीलिए अंग्रेजी में कहावत है कि जो महालेखा परीक्षक हैं यह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड की भूमिका में होते हैं। तकनीकी सहायता मिल सकती है, लेकिन प्राक्कलन समिति के पास किसी भी संस्था से इस तरह की तकनीकी सहायता का कोई प्रावधान नहीं है। और साथ ही हम बात कर चुके हैं कि पोस्टमार्टम जैसा काम करती है। आगे देखते हैं तो सार्वजनिक उद्यम समिति। अब सार्वजनिक उद्यम समिति ये कमोबेश बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि हमने लोक लेखा समिति पढ़ी। अगर वो अच्छे समझ में आ गया तो फिर इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, काम भी उसी के जैसा है। सबसे पहले कुछ मुख्य बिंदु जान लेते हैं। जैसे पहली बार भारत में इस समिति को जब गठित किया गया तो ये 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिशों पर बनाई गई थी और इसी के साथ इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से होते हैं। इसके अलावा जो लोकलेखा समिति के संबंध में हमने कुछ नियम पढ़े थे, जैसे लोकसभा द्वारा प्रत्येक वर्ष अपने सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार सुनिश्चित करते हैं कि सभी दलों को प्रतिनिधित्व मिले, और ऐसा ही सुनिश्चित किया जाता है राज्यसभा से जो 7 सदस्य आने वाले हैं। और इसी के साथ मंत्री, कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, और जो अवधि है इस समिति की या सदस्यों की वह 1 वर्ष होगी। हर 1 वर्ष बाद नए सदस्य चुन लिए जाएंगे या फिर जो सदस्य हैं इन्हीं को पुनर्निर्वाचित कर लिया जाएगा। इसी के साथ ये भी याद रखेंगे कि अपने सदस्यों में से एक को यहाँ पर अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया जाता है। और अब आते हैं कार्यों की तरफ। तो जैसे हमने लोकलेखा समिति के बारे में पढ़ा था कि जो महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट है विनियोग खातों के ऊपर और वित्त खातों के ऊपर, उसकी जांच करने का काम है। इसी के साथ जब हमने महालेखा परीक्षक को पढ़ा था तब हमने यह भी देखा था कि जो सरकारी उद्यम है, सरकारी उपक्रम हैं, उन पर अलग से रिपोर्ट आती है महालेखा परीक्षक की। तो अब उस रिपोर्ट का क्या होता होगा? तो जो तीसरी रिपोर्ट है जो सरकारी उद्यम, सरकारी उपक्रमों के ऊपर है, जैसे ONGC है, भेल है, सेल है, गेल है, इस तरह के जो सरकारी उपक्रम हैं इनके खातों के ऊपर, इनके खर्चों और इनकी आमदनी के ऊपर जो रिपोर्ट है, तो इन उपक्रमों पर जो महालेखा परीक्षक की अलग रिपोर्ट है उसकी जांच, पहले वो रिपोर्ट भी जाएगी महालेखा परीक्षक से राष्ट्रपति कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय से संसद के अंदर, और संसद से जो सरकारी उपक्रमों पर रिपोर्ट है वो दी जाएगी संसद की सरकारी उद्यम समिति के पास। अब उसकी जांच करने का काम है। तो वही लोक लेखा समिति जैसा काम कर रही है। सरकारी उद्यमों, सरकारी उपक्रमों के ऊपर जो रिपोर्ट है महालेखा परीक्षक की, अब एक अलग से समिति बनाई हुई है, यह उनकी जांच करने का कार्य करती है। तो जो भी चीज़ें हमने पढ़ी थी हमने लोक लेखा समिति के बारे में, वो कहीं ना कहीं इसके संबंध में भी सत्य होंगी। अब हम जैसे जान चुके हैं तो कथनों के तौर पर भी देख सकते हैं कि सार्वजनिक उपक्रमों की रिपोर्टों और खातों की जांच करना, साथ ही सार्वजनिक उपक्रमों पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की जांच करना, और यह जानना कि क्या सार्वजनिक उपक्रमों के मामलों को ठोस व्यावसायिक सिद्धांतों और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक प्रथाओं के अनुसार प्रबंधित किया जा रहा है या नहीं प्रबंधित किया जा रहा है। आगे देखें तो सीमाएं और आलोचना, यह भी वैसी हैं जैसी लोक लेखा समिति की सीमाएं आलोचनाएं थी। जैसे एक तो यह है कि पोस्टमार्टम प्रकृति का ये वर्क करते हैं। भाई हम देख रहे हैं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट खुद वित्त वर्ष खत्म होने के बाद आ रही है, तो सरकारी उपक्रमों ने तो अपने जो व्यय करने थे वो कर दिए, जो आमदनी करनी थी वो कर ली है।
अब उसके बाद में ही अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं। और इसके अलावा एक ये भी बड़ी परेशानी है कि यह समिति सभी सरकारी उपक्रमों की रिपोर्ट की जांच नहीं कर पाता है, समय की फिर से कमी हो जाती है। तो हर साल 10 या 12 उपक्रमों की ही जो रिपोर्ट है उसकी जांच यहाँ पर हो पाती है। इसके अलावा इनके पास भी कोई तकनीकी विशेषज्ञ की सहायता इनको नहीं मिलती है और इनकी भी जो सिफारिशें हैं ये परामर्शी रूप में हैं, बाध्यकारी नहीं होती हैं। आगे चलते हैं और अब समझते हैं एक और सबसे महत्वपूर्ण समिति जो इसके ऊपर भी ढेरों सवाल हमें आते हैं, वो है विभागीय स्थायी समितियां। अब विभागीय स्थायी समितियां जो अलग अलग मंत्रालय हैं हमारे, उन मंत्रालय से संबंधित कोई ना कोई संसदीय समिति बनाई गई हैं जो स्थायी समिति हैं, लगातार काम करती रहती हैं। वैसे ही इसमें बस जो सदस्य हैं वो आते जाते रहेंगे। और याद रखेंगे कि लोकसभा की एक नियम समिति है, उसकी सिफारिशों पे 1993 में पहली बार ऐसी 17 समितियां बनाई गई थी और फिर 2004 में इनकी संख्या बढ़ाकर 24 कर दी गई है। इस वक्त भारतीय संसद में 24 विभागीय स्थायी समितियां हैं और ये जो 24 स्थायी समितियां होंगी, इनका जो गठन है उसके बारे में कुछ रोचक जानकारी हम हासिल कर लेते हैं। तो एक तो याद रखिए कि हर समिति के अंदर जो 24 समितियां हैं, इनमें से हर समिति के अंदर कुल 31 सदस्य होते हैं। इनमें से 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। और उससे भी अहम जानकारी ये कि ये चयनित नहीं होते हैं। यहाँ पर एकल हस्तांतरणीय मत या फिर जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व है वह नहीं लागू किया जाता है और ये सब नामांकित हैं, ये सब मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा से जो 21 सदस्य आएंगे इनको लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत करते हैं और राज्यसभा से जो 10 सदस्य आएंगे हर समिति के अंदर, उनको राज्यसभा के सभापति मनोनीत करेंगे। तो ये पूरी तरह से मनोनीत की गई हुई समितियां हैं। यहाँ पर जो सदस्य हैं वो निर्वाचित नहीं होंगे। ये एक बड़ा फर्क है बाकी समितियों और विभागीय स्थायी समितियों के बीच में। अब इन समितियों का जो उद्देश्य है वह यह है कि जो संसद के प्रति कार्यपालिका की उत्तरदायित्वता बनती है और विशेष रूप से वित्तीय उत्तरदायित्व बनता है, उसको सुनिश्चित किया जाए। अब हमें इसका गठन समझ में आ चुका है, हमें पता लग चुका है कि 24 समितियां और उनमें से हर एक के अंदर 31 सदस्य होंगे। और जब हम बात कर रहे हैं कि विभागीय स्थायी समिति है, तो भारत के जितने भी मंत्रालय हैं भारत सरकार के, हर एक मंत्रालय से संबंधित एक ना एक स्थायी समिति ज़रूर होगी। कई बार यह भी देखा जाता है कि एक स्थायी समिति के जो कार्यक्षेत्र हैं उसमें एक से अधिक मंत्रालय को भी रख दिया जाता है। जैसे मैं यूं कहूं कि अगर हमारे पास श्रम मंत्रालय है तो श्रम मंत्रालय से संबंधित एक स्थायी समिति होगी 31 सदस्यों वाली। इसके अलावा यदि हमारे पास रक्षा मंत्रालय है तो रक्षा मंत्रालय से संबंधित एक स्थायी समिति होगी। जितने भी मंत्रालय आप सोच सकते हैं, वो चाहे वित्त मंत्रालय है, चाहे शिक्षा का मंत्रालय है, चाहे बाल एवं महिला विकास कल्याण मंत्रालय है, तो ऐसे मंत्रालयों से संबंधित एक ना एक स्थायी समिति जरूर होगी। इन 24 स्थायी समितियों में जितने भी हमारे मंत्रालय हैं उन सबको इसी की सीमा में, इन्हीं समितियों की सीमाओं में रखा गया है। अब काम क्या करते हैं, तो जैसे हमने बात की है कि जो हमारी कार्यपालिका है उसका उत्तरदायित्व जो बनता है संसद के प्रति, उसको सुनिश्चित करना और खासकर वित्तीय उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना। तो इसमें मुख्य रूप से 2 तरह के काम हैं। एक तो बजट को अधिक प्रभावी ढंग से बहस करने में या फिर बजट की अच्छे तरीके से जांच करने में ये अहम अपना किरदार निभाती हैं। जैसे हमने जब बजट को पास करने की सारी प्रणाली देखी थी तो उसमें हमने देखा था एक लंबा समय आता है, एक लंबा चरण आता है जिसको समिति चरण कहा जाता है, जब लोकसभा के सदनों को स्थगित कर दिया जाता है और 3 से 4 हफ्ते के लिए बजट को भेजा जाता है समिति चरण के अंदर। तो कौन सी समितियों की हम बात कर रहे थे उस वक्त? इन्हीं स्थायी संसदीय समितियों की। तो उसमें बजट को क्या करते हैं, आप यूँ समझे कि टुकड़ों में बांट लेंगे। बजट के अंदर जो भी अनुदान दिए गए हैं रक्षा मंत्रालय को, तो जो रक्षा मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति है उसके पास भेज देंगे कि आप जांच कीजिए, या फिर बाल एवं महिला विकास कल्याण मंत्रालय से संबंधित जो अनुदान दिए गए हैं उनको भेज दिया जाएगा उसी मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति के पास। ऐसे ही श्रम मंत्रालय को जो पैसा दिया जा रहा है वो श्रम मंत्रालय से संबंधित समिति के पास भेज दिया जाएगा, ताकि बजट के अंदर जो भी प्रावधान है, अनुदान दिए गए हैं,
किसी भी मंत्रालय संबंधित उसकी गहन जांच कर सकें। तो एक तो ये जो समितियां हैं, 24 समितियां, यह बजट को अधिक प्रभावी ढंग से जांच करना और उसके ऊपर प्रभावी ढंग से बहस हो सके, इसके लिए काम करती हैं। और इसके अलावा जो अन्य बहुत महत्वपूर्ण कार्य है वो ये है कि जो भी संबंधित मंत्रालय या विभाग हैं उनसे संबंधित बिलों की जांच करना। अब देखिए, अगर हम इसी प्रथा को अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में देखें या फिर हम इंग्लैंड में जाके देखें तो वहाँ तो समितियों का बहुत ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। मतलब वहाँ पर तो ऐसा माना जाता है कि बिल जब तक समितियों से संतुष्टि नहीं लेगा तब तक पास नहीं किया जाएगा, खासकर अमेरिका के अंदर तो ऐसा चलता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो यह बाध्यकारी नहीं है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि यह भी हो सकता है कि कोई बिल किसी भी मंत्रालय ने प्रस्तुत किया लोकसभा राज्यसभा के अंदर, तो उसको सीधा लोकसभा राज्यसभा में पास कर दिया गया और जो राष्ट्रपति हैं उनकी संतुष्टि दिलवा ली गई है। लेकिन चाहे तो यह भी हो सकता है कि किसी बिल को संबंधित स्थायी समिति के पास भेज दिया जाए। मतलब अगर ऐसा कोई बिल आता है किसी मंत्रालय संबंधित जिसके ऊपर एक आम सहमति नहीं बन पा रही है, विपक्ष को ज़्यादा ऐतराज हैं, तो उसकी गहन जांच के लिए, क्योंकि सदन के पास इतना समय नहीं है कि एक ही बिल के ऊपर वो घंटों घंटों दिनों दिनों बहस करते रहें, तो उसकी बेहतर जांच के लिए क्या करेंगे, संबंधित स्थायी समिति के पास भेज देंगे। उसमें 31 लोग बैठे हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों के भी लोग बैठे हैं, लोकसभा राज्यसभा के बैठे हैं, तो वो उसकी गहन जांच करें और उसके जो कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो या तो सही हैं या गलत हैं या क्या बदलाव उस प्रावधान के अंदर किए जा सकते हैं, इसकी एक रिपोर्ट वापस संसद के सदनों को दें। तो जो भी हमारे यहाँ कानून बन रहे हैं, बिल बन रहे हैं, उनकी गहन जांच के लिए भी स्थायी समितियों का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। परंतु मैं फिर से बता दूं कि बाध्यकारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर बिल को आप स्थायी समिति के पास भेजेंगे। बिना स्थायी समिति के पास भेजे भी बिलों को संसद के सदनों से पास कराया जा सकता है। लेकिन यदि आप बिल की गहन जांच चाहते हैं तो फिर स्थायी समितियों का लाभ उठाया जा सकता है। और इसके अलावा जो भी मंत्रालय विभाग हैं, इनकी वार्षिक रिपोर्टों पर विचार करना। भाई हर मंत्रालय अपनी वार्षिक रिपोर्ट तो प्रस्तुत करता ही है, तो वो रिपोर्ट भी, अब हर मंत्रालय की रिपोर्ट पे संसद के दो सदन बैठ के बहस करें, इतना तो समय नहीं है। तो क्या करते हैं, संबंधित स्थायी समिति के पास वो रिपोर्ट चली जाती है, मुख्य बिंदुओं के ऊपर फिर हो सकता है सदन में चर्चा करा ली जाए, जो कि स्थायी समिति की रिपोर्ट के मुख्य बिंदु होंगे। और इसी के साथ जो भी सदनों में प्रस्तुत किए जाते हैं दीर्घकालिक नीति दस्तावेज, जैसे कि हम अगर अपने यहाँ शिक्षा मंत्रालय की बात करें तो उन्होंने 2020 में दिया था जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, नई शिक्षा नीति 2020। तो ये एक पॉलिसी दस्तावेज था, दीर्घकाल में भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी इसके बारे में था। तो ऐसे दस्तावेज जो दीर्घकालिक नीति के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं अनेक मंत्रालय द्वारा, उनकी गहन जांच के लिए भी इन स्थायी समितियों का लाभ उठाया जा सकता है। आगे देखें तो सीमाएं और आलोचनाएं कमोबेश वैसी ही जैसी हम बाकी संसदीय समितियों के बारे में पढ़ रहे थे। जैसे एक तो दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक मसलों पर ये विचार नहीं करेंगे, प्रशासनिक मामलों में दखलंदाजी नहीं होगी। साथ ही आमतौर पर उन मामलों पर विचार नहीं करना है जिनको कोई अन्य संसदीय समिति के द्वारा देखा जा रहा हो। और साथ ही इनकी भी जो सब सिफारिशें हैं वो परामर्शी रूप में होती हैं, बाध्यकारी नहीं होती हैं। ये थी हमारी सारी महत्वपूर्ण संसदीय समितियां। इसको आप अच्छे से पढ़ें, नोट से भी पढ़ें, क्योंकि प्रारंभिकी का अगर हम देखें तो प्रारंभिकी में वो चाहे संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हो, चाहे राज्य स्तर की परीक्षाएं हो, भिन्न भिन्न प्रश्न पत्रों में भिन्न भिन्न राज्यों के जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें इससे संबंधित प्रश्न लगातार पूछे जाते रहे हैं। तो उसको अच्छे से तैयार करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।